हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज August 11, 2023 on the Friday we will be discussing today the Hindu analysis। और आज का द हिंदू पेपर स्टार्ट करते हैं। और आज के पेपर में बहुत सारी न्यूज़ है, तो मे बी डिस्कशन 1 घंटे के आसपास हो जाए। ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओइंग टू, अगर आप यूएस का फेडरल रिजर्व का पॉलिसी चेंज देखो, दैट effect of the monetary policy changes which are there by the US FedEx, and then how the deflation in China is affecting the economic trends at the world level। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, एंड देयर इज मच मोर फ्रॉम द साइंस सेक्शन विच टॉक्स अबाउट द इंडियाज नाविक प्रोग्राम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज जो था अभी आज का ऑन द फ्रंट पेज, इट्स अबाउट द बिल विच सीक्स टू रिमूव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द पैनल दैट पिक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को कंसल्ट को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनती है, जिस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट सीईसी और ईसीज को अपॉइंट करता है। ठीक है, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब ये तीन के बजाय नाउ द बिल सीक्स that the leader of opposition in the Lok Sabha and the prime minister who would head it with a union cabinet minister, ठीक है, not chief justice of India but a union cabinet minister will be there other than the CJI। तो CJI नहीं रहेगा बल्कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। नाउ लेट्स हैव अ क्विक गो थ्रू ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, known as watchdog of Indian electoral system। ठीक है, इट्स द चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन जुडिशियरी एट द ग्राउंड लेवल। जब ये इलेक्शंस, पार्टी डिसिप्लिन, रैली डिसिप्लिन, spending of elections, registration of parties, everything is being monitored by this institution। However, sometimes this is also being criticized as a toothless tiger। ठीक है, with no actual powers or deregistering or suspending a party or removing the mandate of the party or imposing the penal provisions on the party। तो such are the provisions जहां पे इसको थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता है इस कमीशन का। then the point here is ECI, sorry, it's ECI, Election Commission of India। it's a permanent constitutional body। It means it's given power for the establishment, and its establishment is provided by the Constitution under Article 324। ठीक है, 324 आर्टिकल के अंदर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप की जाएगी जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज व्हाट? इट सुपरवाइजेस द conduct of elections to parliament and state legislatures। ठीक है, प्लस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कौन कौन होता है? इसमें होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके नीचे होंगे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 in number। Done। So the thing is that this originally had one chief election commissioner and there was no election commissioners, and then the amendment happened and इसमें 2 और election members और election commissioners आ गए। The election commissioners are being like, अगर उनको remove करना हुआ तो the recommendation goes from chief election commissioner only। ठीक है, now the point of contention here, the bill
and the appointment of chief election commissioner is there कि bill provides for, bill says कि जो इसका appointment है for chief election commissioner, ठीक है, there is a provision, ठीक है, तो एक्चुअली में इसको अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फॉर 6 years tenure और 65 years of age, ठीक है। अब whichever is earlier it will happen. Then the status, salary and perks, they are equivalent to the judges of the Supreme Court, ठीक है। तो ये समझना है, सैलरी और perks और status is equal to जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट इज वाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है इंटरवेंशन यहाँ पे जरूरी है, इसकी अपॉइंटमेंट। देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, ठीक है। देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। President may also appoint regional election commissioners. However, in that case also it has to consult the chief election commissioner only. Plus, the chief election commissioner cannot hold any office of profit after retirement. So no office of retirement. ये कुछ पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे ही याद रखना है। नो ऑफिस ऑफ रिटायरमेंट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। प्लस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड सारी कंडीशंस किस पे लगती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, ये याद रखना है। देन द लीगल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशंस ऑफ दिस चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन मेंबर्स आर नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नो specification of qualifications in constitution. Then the constitution does not prohibit the government from appointing retiring election commissioners in the future, ठीक है। तो constitution is not prohibiting appointing the retiring ECs, that is election commissioners in future. Then इस बॉडी के पावर्स कितने हैं और ये क्या, इसके पावर्स क्या क्या हैं और कैसे हैं पावर्स इसके, ये देखते हैं थोड़ा सा। The powers of this body, it has autonomy, complete autonomy and is insulated from एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्लस इट फंक्शंस एज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ये भी याद रखना है, ठीक है। इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। हाउएवर इट्स डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोथ ऑन द मैटर्स ऑफ इलेक्शन पेटिशंस। तो इलेक्शन में कोई भी पिटिशन डलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी डिसीजन आता है, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस द एंटायर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी इज डीम्ड टू बी ऑन द डेपुटेशन टू द कमीशन, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर सेंटर में या स्टेट में इलेक्शन हो रहा है
तो जितना भी पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस होते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू डेपुटेशन टू द कमीशन, कि जहां पे भी कमीशन ऑर्डर करे वहां पे उनको जाके ड्यूटीज देनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, बहुत लाइक हाई चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के हमेशा, और दैट इज फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि ये क्या क्या करता है। दीज फंक्शंस हैव टू बी हाईलाइटेड, और इन फंक्शंस को ऐसे ही याद रखना है। पहला है डिमार्केशन ऑफ constituencies. Second is electoral rolls preparation. Then there is issue of election dates and schedules. Establishment and enforcement of code of conduct. Scrutiny of nomination papers of the candidates. ठीक है, scrutiny of nomination papers of candidates. Scrutiny of election expenses. इन पॉइंट्स को ऐसे ही याद रखना है, और इन पॉइंट्स को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारी, जो कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, आप हमारी टेस्ट सीरीज लगाओ या आप कहीं और जगह की टेस्ट सीरीज लगाओ, हर एक टेस्ट सीरीज में आपको फंक्शंस पे क्वेश्चन आएगा। और यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है ऑन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन इज समथिंग जो लाइक मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फंक्शंस तो याद रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्शन एक्सपेंसेस, अलॉटिंग symbols and according recognition to political parties। ठीक है, यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन accord recognition, allot symbols plus render advice to president and governor। ठीक है, regarding the disqualification of MPs and MLAs। ठीक है, उसके बाद it also allots or schedules for broadcast and telecast of party campaigns। ठीक है, then it also grants exemption to persons from disqualification। ये पॉइंट याद रखना है, imposed by judicial decisions। ठीक है, तो these are the powers of election commission of India, these are the functions of election commission of India। और इसका अपॉइंटमेंट आपने देख ही लिया, that appointment is to be done by the committee on whose recommendations is done by the president on the recommendations of a committee which comprises of the prime minister, leader of opposition and chief justice of India। अभी ये बिल जो है, जो आया है, which seeks to remove chief justice of India from the panel, this bill, आप इस पे आज दिन का वेट कर लो, ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। कल इस पे एडिटोरियल आ जाएगा। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि पेपर में कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, अदर देन व्हाट यू डू इज यू रिवाइज योर स्टैटिक विद मी ऑन दिस वीडियो। बस हम स्टैटिक रिवाइज करेंगे, हमारा सिलेबस खत्म होता जाएगा, हमें चीजें याद रहती जाएंगी बस। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं बोल देता हूँ कि इनको लिख के रखो, क्योंकि वो पॉइंट्स जो है ना ही आपको लक्ष्मीकांत पे मिलते हैं, ना ही आपको कहीं और मिलते हैं। तो काफी रिसर्च के बाद ही ये पॉइंट्स हम निकालते हैं फॉर यू। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी सेकंड न्यूज अबाउट दी नाविक। ठीक है, तो इंडियन जीपीएस सिस्टम, ठीक है, जो
अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, उसका काउंटर पार्ट या उसी का दूसरा रूप नाविक, विच इज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एंड दिस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 8 सैटेलाइट्स, जिसमें 7 सैटेलाइट्स का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिव रहता है, जबकि टोटल इसमें 8 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। अभी इसमें से 7 सैटेलाइट्स एक्टिव हैं। अब इस नाविक सिस्टम का क्या न्यूज आया है? दिस नाविक सिस्टम विल बी लिंक्ड टू आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस। समझे? आधार कार्ड्स के साथ लिंक नहीं होगा, पहले ये चीज समझनी है। आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनसे आप आधार या यूआईडीएआई पे रजिस्टर करते हो, ठीक है, जहां से आधार कार्ड के लिए एनरोल किया जाता है, उन डिवाइसेस के साथ लिंक किया जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे ये डिवाइस काम कर रहा था। एक्चुअली हम जो भी जीआईएस करते हैं, दैट इज जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उस चीज पे हम क्या करते हैं, एक लोकेशन को टैग कर लेते हैं और उसी लोकेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या ये चीज वहां पे सच में मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने जितने भी स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाए थे उनका जीआईएस हो गया। कोई भी काम होता है रूरल डेवलपमेंट में या अर्बन डेवलपमेंट में, कोई काम होता है, ठीक है, कोई रोड बन गया, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, कहीं पे पब्लिक टॉयलेट्स बन गए, पब्लिक बाथरूम्स बन गए, कहीं पे कोई और एक्टिविटी हो गया, तो हर जगह पे वी आर डूइंग दिस जीआईएस एक्सरसाइज, और उस लोकेशन को, उस जगह को जियो टैगिंग करते हैं। ठीक है, नाउ द सेम थिंग विल बी डन, दैट इज जियो टैगिंग विद नाविक। ठीक है, एंड दिस एन आधार एनरोलमेंट किट, क्या होता है ये आधार एनरोलमेंट किट? दे आर यूज टू कलेक्ट एंड वेरीफाई पर्सनल डिटेल्स विच आर लिंक टू जीपीएस। ठीक है, इतना है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नाविक को थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज नाविक? नाविक में मैंने क्या बोला? 7 सैटेलाइट्स। ठीक है, करंटली कितने सैटेलाइट्स हैं? 7 एक्टिव है, जिसमें से 3 सैटेलाइट्स हमारे कहां पे है? 3 सैटेलाइट्स आर इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और 4 सैटेलाइट्स आर इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, एंड 4 सैटेलाइट्स आर इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो द कॉन्स्टलेशन, इसका जो पहला सैटेलाइट था जो हमने लॉन्च किया था, तो फर्स्ट satellite was launched in 2013, and the last one, the eighth one satellite, ठीक है, the eighth satellite was launched in 2018 अप्रैल। ठीक है, अब अप्रैल 2018 में ये जो 8 के 8 सैटेलाइट थे ये चले गए थे कहाँ पे? स्पेस में। So with the 7th launch of the constellation satellites, IRNSS was named as a Navik by the Indian Prime Minister in 2016। 2016 में इसका नाम पड़ गया नाविक। ठीक है, and this has been recognized by International Maritime Organization also as a part of a worldwide radio navigation system। ठीक है, for the operations in Indian Ocean region में जितने भी operations होते हैं, इसमें इसको recognize किया गया है part of what? वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, बाय वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो IRNSS या नाविक, इसके क्या यूजेस हैं? फर्स्ट इज नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, व्हीकल ट्रैकिंग, और उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट।
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर। ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है। IRNSS के कितने फायदे हैं और क्या यूजेस हैं इसके। इट गिव्स अस रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर टू सर्विसेज। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है किसके लिए? दो सर्विसेज के लिए। एक है हमारा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग विच इज फॉर सिविलियंस। ठीक है। एंड सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड यूज which may be encrypted for authorized users only. For example, मिलिट्री यूज के लिए। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इंडिया इज ओनली in the 5 topmost countries which are having their own navigation system, or India was the 5th country to have its own navigation system. This will help in scientific and technological advancements. This will help in vehicle tracking, and 2019 में नाविक बेस्ड व्हीकल ट्रैकर्स were made mandatory for all commercial vehicles in the country in accordance with the Nirbhaya case verdict. ठीक है। तो 2019 के बाद से ऑल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये मैंडेटरी किया गया था फॉर नाविक इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये चीजें याद रखो और आपकी हेल्प हो जाएगी। देन इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पे जाएंगे। रिवीजन हो गया हमारा नाविक का। ये जो दो एडिटोरियल्स आए हैं ना यहाँ पे, एक है एन इरोजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। ये एडिटोरियल आप थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से। ठीक है। ऐसे एडिटोरियल्स में इसलिए नहीं पढ़ता हूँ यहाँ पे क्योंकि देर इज वेरी लेस ऑफ व्हाट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस। हाउएवर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंप्लेंट आता है कि सर, हाउ टू इम्प्रोवाइज योर लैंग्वेज, हाउ टू इम्प्रोवाइज बेटर राइटिंग, आंसर राइटिंग में कैसे हेल्प हो, न्यूज़पेपर को कैसे यूज करें आंसर राइटिंग के लिए, वोकैबुलरी के लिए कैसे यूज करें न्यूज़पेपर को। ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल होता है ना, ऐसा इन डेप्थ एडिटोरियल, इसको पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, तो आपको एक फैमिलियरिटी हो जाएगी उस स्टोरी के साथ जो स्टोरी यहाँ पे डिस्क्राइब की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर हियर इज टॉकिंग अबाउट द इरोजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो उसका कहने का मतलब क्या है, वो कैसे इसको रिप्रेजेंट करता है, इस टॉपिक का इस पूरे टेक्स्ट के साथ क्या लेना देना है। ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ लिया करो। प्लस देर इज समथिंग मोर विच कम्स ऑन दिस पेज यूजुअली। वो कभी एजुकेशन से रिलेटेड होता है और कभी मेट्रो प्लस, मतलब कि कुछ नए नए टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको समझना चाहिए जस्ट फॉर दी वेल बीइंग डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी। तो इनको अपने लिए पढ़ लो। ठीक है। नथिंग लाइक नॉट दैट मच रेलिवेंट टू यूपीएससी। अपने लिए पढ़ लो, अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ लो। देन देयर वाज दिस लीड एडिटोरियल इन दी today's newspaper and it talked about the state sanctioned collective punishment। अब ये ऑथर जो है ये दिल्ली बेस्ड एक लॉयर हैं और इनका एक पर्सपेक्टिव ये है कि अभी कुछ सालों में देर इज समथिंग कॉल्ड एज बुलडोजर जस्टिस। अब ये बुलडोजर जस्टिस क्या होती है? जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, जहांगीरपुरी में जब वायलेंस हुआ था, नगांव असम में जब वायलेंस हुआ था, तो हर जगह पे वायलेंस के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर्स कि जितने भी ये लोग थे जिनने वायलेंस किया उनको चेक करो कि वो लोग कहाँ रहते हैं। अगर उनके घर इलीगल एंक्रोचमेंट पे है तो उनके घर हटा दो। ठीक है। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बुलडोजर जस्टिस। द पॉइंट हेयर इज कि गवर्नमेंट कोई इलीगल ऑर्डर इशू नहीं कर रही है। पहली चीज तो ये है कि इलीगल ऑर्डर ये नहीं है कि एंक्रोचमेंट देखो, एंक्रोचमेंट हुआ है तो इनके घर हटा दो। ठीक है। तो बात ये है कि वायलेंस के बाद ये हो रहा है। जो लोग वायलेंस में पार्ट लिए उनके साथ भी होता है और जो वायलेंस में पार्ट नहीं लिए उनके साथ भी होता है। सो द पॉइंट हेयर इज विच द ऑथर हेयर मेक्स इज दैट कि जितना भी ये वायलेंस होता है, इस वायलेंस के बाद ही ऐसा क्यों होता है। एंड ऑथर जो है यहाँ पे ना एक पॉइंट एक्सप्लेन करता है, दैट इज जॉर्ज ऑरवेल्स वर्ड्स। जॉर्ज ऑरवेल वाज अ लॉयर, दिस
judge, and he said, he is a well read like expert of legality, and he says that George Orwell chosen to reject the evidence of their eyes and ears. ठीक है. And at this point of time, High Court of Punjab has highlighted this thing that कि जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई वायलेंस, कोई राइट्स होते हैं, and the author also highlights that judiciary has been silent on all the cases which happened, like the bulldozer justice जहाँ पे भी हुआ, उन सब cases में High Court has been and Supreme Court has been silent on that thing. And this is the point which the author is highlighting here. Just a part of the civil society, just a part of the scientific society, we also have to highlight these things कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या जो एविडेंसेस पेश किए जा रहे हैं, आर दे करेक्ट और नॉट, व्हाट इज एक्चुअली ऑन द बैकग्राउंड, और इज दिस फ्रंटियर जस्टिस समवेयर जस्टिफिएबल और नॉट. ठीक है. Just on this thing that post riots there is this bulldozer justice which should have been there in the normal circumstances, but why is it happening post riots only, है ना. तो the order for demolition and the order for the demolition and removing the encroachments should come from the judiciary, not from the executive. और अदरवाइज इन द कॉमन पार्लेंस जब हम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी द ऑर्डर फॉर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स दैट इज गिवन बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव ओनली. ठीक है. अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है दैट देयर इज टू मच ऑफ दिस एंक्रोचमेंट, तो जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स होती है वो लोकल लेवल डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देते हैं, है ना. वो ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा वो ऑर्डर सेक्रेटरीट से आएगा, उससे ज्यादा आया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, है ना. बट हेयर दिस बुलडोजर जस्टिस इज समथिंग जहां पे एक पैटर्न पता चल रहा है, जिस पैटर्न को हाईलाइट किया है हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब ने. ठीक है. दैट द लॉलेसनेस ऑफ दिस बुलडोजर जस्टिस. ठीक है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट. कोर्ट का कोई सुओमोटो, अगर कोर्ट ने कोई सुओमोटो एक्शन ले लिया इस पे, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट इट, और कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा वही हमारा पर्सपेक्टिव होगा. ठीक है. वी विल वेट फॉर दैट. टिल देन दिस इज समथिंग जो हमारे यूपीएससी से उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है. यूपीएससी डज नॉट आस्क सच कंटेंशियस टॉपिक्स इन योर एग्जाम. ठीक है. मूविंग टू द इंडिया म्यांमार क्वांडेरी एंड पैराडॉक्सिकल पॉलिसी. ठीक है. इंडिया म्यांमार एंड द पैराडॉक्सिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स दिस. Chetan Rana, he is a doctoral candidate for at the Center for International Politics, Organization and Disarmament in JNU. ठीक है. So he is just pursuing his degree. ठीक है. He is an author. He is pursuing his degree. Now, what to understand from this editorial is first the author highlights here कि अभी जो है म्यांमार में 1 अगस्त को क्या हुआ है, वहां पे जो इमरजेंसी लगी हुई है उसको 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया है. बट कुछ चीजें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो वहां पे हुई है. दैट इज फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया. आंग सान सू की जो प्रेसिडेंट, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी पहले, उसको उसके सेंटेंस में थोड़ा बहुत रिडक्शन कर लिया, उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जेल से निकाल के. प्रेसिडेंट जो था, द प्रेसिडेंट विन मिंट वाज डिपोज्ड. ठीक है. तो देयर आर सच इश्यूज, मतलब सच डेवलपमेंट्स. हाउएवर द ऑथर हाइलाइट्स कि क्या ऐसा लगता है कि म्यांमार में वापस इमरजेंसी की हालत खत्म होके इलेक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होगी पॉलिटिक्स में. तो दिस एडिटोरियल टिल हेयर इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ म्यांमार. ठीक है. कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, तत्मंदाव क्या है, तत्मादव क्या है, और वहां की आर्मी क्या है, मिलिट्री ऑफ म्यांमार उनको बोलते हैं तत्मादव. प्लस वहां की जो NUG led resistance है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, दैट इज ऑल टुगेदर समथिंग विच इज इंटरनल टू द म्यांमार. हमने अगर देखना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स म्यांमार. हमने क्या किया, हमने कोविड-19 के टाइम पे म्यांमार को पहले खाना प्रोवाइड किया, वैक्सीन प्रोवाइड किए. बट समहाउ ऑथर हाइलाइट्स हियर कि वो लोग ना वो चीज भूल चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ एक्विजिशंस लगे हैं. वायलेंस इन मणिपुर, मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, तो वहां पे एक तो वो वाले ये एक्विजिशंस लगे हैं कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसमें भी कुछ है रेलिवेंस ऑफ दी म्यांमार. ठीक है. प्लस देयर इज समथिंग मोर विच इज दैट दी कम्युनिटीज इन द बॉर्डर एरियाज, है ना,
जो कम्युनिटीज वहां पे बॉर्डर एरियाज में है म्यांमार के, उन कम्युनिटीज के साथ भी थोड़ा बहुत वहां पे कुछ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, एंड दैट दिक्कत इज कि होम मिनिस्ट्री हैज डिफाइड दी प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द रेफ्यूजीज। जो रेफ्यूजीज वहां से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से वहां जा रहे हैं, प्लस ट्रैफिकिंग एंड ड्रग स्मगलिंग इन म्यांमार हैज लेड टू इंडिया सस्पेंडिंग द फ्री मूवमेंट रिजीम इन सितंबर 2022। ठीक है, तो फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है? जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर एरिया है, उसमें कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पे ओपन बॉर्डर था है हमारा। ठीक है, उसमें कुछ और फ्री मूवमेंट क्या है कि उनको पासपोर्ट वासपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता, वीजा का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, दे जस्ट हैव टू मेक अ पास लोकल आईडी दैट दे कैन गो क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, बट दैट फ्री मूवमेंट regime was suspended because of the drug trade and trafficking of animals and humans also। तो वो चीज है, जो कुछ कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द बॉर्डर एरियाज विद म्यांमार। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में जो मीटिंग हुई थी, इंडिया हैज आल्सो सपोर्टेड द 5 पॉइंट कंसेंसस व्हिच केम आउट ऑफ द आसियान मीटिंग। ठीक है, तो ये जो इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ऑथर ने, हम इन्हीं इश्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। वी विल चेक फॉर मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो 5 पॉइंट कंसेंसस था, उसमें क्या डॉक्यूमेंट, उसमें क्या पॉइंट्स थे, वो देखेंगे हम। प्लस इसके बाद देर इज इंडियाज अनाउंसमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट नोन एज साइरांग हमांग बुचा railway project which is near the Myanmar border, which is actually countering the China Myanmar economic corridor or the China's railway access into the Myanmar। ठीक है, plus there are some more points to be discussed about the Mekong and Lansang corridor or Mekong Lansang cooperation which is between China and Myanmar। ठीक है, अगर आप अभी देखो तो पोस्ट द इमरजेंसी इंडियाज स्टैंड हैज आल्सो बीन पैराडॉक्सिकल। जो ये ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करता है, दैट द पैराडॉक्सिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, दैट इज कि फर्स्ट तो हमारे इश्यूज इतने ज्यादा हैं, हम फ्री ट्रेड मूवमेंट को कम कर रहे हैं, और उसी में वी आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड ऑन दी रेलवे प्रोजेक्ट्स। बट वहीं पे अगर आप देखो तो इंडिया का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड ये रहा है दैट जब से वहां पे इमरजेंसी हुई या कूप हुई या आर्मी के हाथ में सारा पावर चला गया है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एंड इंडियाज आर्म्स सप्लाई टू द मिलिट्री हैज इंक्रीज्ड। दिस वाज हाईलाइटेड बाय यूएन स्पेशल रेपो इन इट्स रिपोर्ट। ठीक है, तो अब आप बताओ कि इज इंडिया सपोर्टिंग द डेमोक्रेसी और इट्स अपोजिंग द डेमोक्रेसी और इट्स जस्ट अर्निंग इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। तो जब भी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूं तो द इंटरनेशनल रिलेशंस is a subject which works on the national interests when it comes to bilateral or multilateral engagements। ठीक है, so an approach to pursue India's policy options in Myanmar are challenging। Yes, they are challenging। So Suu Kyi's present sentence may provide an opportunity for India to engage with her and pro-democracy actors, including the NUG। Additionally, the government and media must avoid a blanket securitization and profiling of incoming refugees। तो these are some suggestions which the author gives here कि जिसमें हमें कंपैशन और केयर का ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम म्यांमार के साथ टोटल ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करें या पैराडॉक्सिकल रहे इस चीज में, दैट हाउ टू डील विद म्यांमार। ठीक है, तो बिगिनिंग विद द इंडिया म्यांमार, इंडिया म्यांमार historical and cultural relations since Buddhism। India as a country of pilgrimage। ठीक है, और both have colonial history as both were parts of the colonies of British India during colonial times till 1935 तक दोनों पार्ट थे किसके? कॉलोनियल और द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ठीक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड म्यांमार साइंड द ट्रीटी
of friendship in 1951. ठीक है, और 1987 में it was the first prime ministerial visit from India which laid stronger consensus and stronger relationships between India and Myanmar. और 2014 में, ठीक है, म्यांमार became part of India's neighborhood first policy and act east policy. ठीक है, अब म्यांमार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज फर्स्ट ऑफ इट्स लोकेशन, ठीक है, और कितना लंबा बॉर्डर है? 1643 किलोमीटर्स का जियोग्राफिकल लैंड बॉर्डर है, लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर विच इज देयर इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, एंड दिस इज अ गेट वे टू साउथ ईस्ट एशिया for India. The countering the China, when it comes to countering the China as part of India's Sagar vision, India developed the Sitwe port in Myanmar's Rakhine state to counter Chinese fronted क्वापू पोर्ट, जो चाइना का है, और इंडिया ने बनाया क्या? सितवे पोर्ट. कहाँ पे? म्यांमार में. ठीक है, और ये कहाँ पे बनाया हमने? ये सागर इनिशिएटिव के अंदर बनाया या सागर विजन के अंदर बनाया. इंटरनल सिक्योरिटी में तो इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच वेर अफेक्टेड बाय द इंसर्जेंट ग्रुप्स, ठीक है, इंडिया कंसिडर्स द म्यांमार एज इट्स पार्टनर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी. इकोनॉमिक कोऑपरेशन में अगर आप देखो तो इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया इज वन ऑफ द म्यांमार्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, एंड कल्चरल टाइज में भी अगर आप देखो तो देयर आर वेरियस कल्चरल टाइज ओवर बुद्धिज्म एंड द ट्रांसफर ऑफ लाइक shared values, shared culture and cultural similarities. However, अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में बात करो तो बाइलेटरल ट्रेड जो हमारा है दैट ग्रू अराउंड 12.4 मिलियन डॉलर्स. ठीक है, प्लस वी आर ऑल्सो अलाउइंग ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस, जो हमारा स्कीम है फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो उसमें म्यांमार इज ऑल्सो ए बेनिफिशियरी फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड टैरिफ प्रेफरेंसेस. तो अभी जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज द करंट, which are the current issues and developments with respect to Myanmar. We will go through that. ठीक है, issues and developments with म्यांमार. ठीक है, इसके बाद हम श्रीलंका को भी टैकल करेंगे, बट श्रीलंका में बी इन शॉर्टर फॉर्म. म्यांमार थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेंगे बिकॉज बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल में जा रहा है ये कंट्री, बहुत टाइम से जा रहा है. ठीक है, चाहे वो रोहिंग्या इशू हो, चाहे वो वहाँ का इंटरनल कूप हो. ठीक है, तो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था कब? 1948 में, और उसके बाद से 1962 से लेके 2011 तक आर्म फोर्सेस के अंदर रहा. 2010 में कंट्री में देयर केम दिस ट्रांजिशन, और जहां पे इनने बोला था दैट वी विल स्टार्ट व्हाट? फ्री इलेक्शंस, और हम इलेक्शंस करेंगे. और पहली बार 2015 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वॉन द इलेक्शंस इन 2015. ठीक है, और इनने गवर्नमेंट बनाई एंड दिस वाज अ वे फॉर फुल ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. ठीक है, बट अगर आपको याद हो तो 2020 में वापस मिलिट्री कूप हो गया. पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे नवंबर में, और नवंबर के बाद फिर से मिलिट्री कूप हो गया. और अभी पार्लियामेंट में अकॉर्डिंग टू द 2008 मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिलिट्री होल्ड्स 25% ऑफ द सीट्स, 25% ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, जो म्यांमार का पार्लियामेंट है, आर हेल्ड बाय
मिलिट्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2008 बाय मिलिट्री ओनली। ठीक है, क्योंकि 2008 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर 2010 में बोला अब हम इलेक्शन करेंगे, और 2015 में गवर्नमेंट बनी। ठीक है, विच वाज बेस्ड ऑन द इलेक्शन एंड ट्रांजिशन फॉर फुल डेमोक्रेसी। बट 2020 में वापस कूप हो गया, because when the newly elected Myanmar lawmakers were to hold the first session of the parliament in 2021, the military imposed a state of emergency, जिसमें एक साल हो गया था, और उनने बोला था कि वोटिंग में फ्रॉड हो गया है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है, तो इसलिए वहां पे इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, और अभी जो इशू है म्यांमार में, दैट इज जो हमने अभी देखा कि आर्म्स का ट्रेड इंडिया के साथ ज्यादा हो गया है, और बाकी सारे इश्यूज, रोहिंग्यास और द रेफ्यूजीज विच आर कमिंग आउट ऑफ म्यांमार एंड विच आर देयर ऑन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो इंडिया का क्या स्टैंड है म्यांमार को लेके? इंडिया हैज सॉर्ट आउट कंसर्न्स फॉर द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन द रोहिंग्या। ठीक है, रोहिंग्या क्राइसिस, इंडिया सीक्स फॉर पीसफुल resolution of the issue and accountability for those who are responsible for human rights violations. Plus, India has also expressed deep concerns over recent developments in Myanmar, where the Myanmar cut off the military, and this is not a viable option for India. And the economic and strategic interests in the Myanmar and its neighborhood are there on the stake of India. So, India's stance on the issue of Myanmar may evolve based on the situation and the geopolitical dynamics. ठीक है, तो अभी तक जितना भी जेनोसाइड वगैरह वहां पे हुआ है, इंडिया हैज कंडेम्ड इट समटाइम्स। इंडिया हैज बीन देयर प्रमोटिंग द पीसफुल रेजोल्यूशन फॉर व्हेन इट कम्स टू दिस म्यांमार सिचुएशन। ठीक है, रोहिंग्या सिचुएशन पर्टिकुलरली। तो इसमें एक पॉइंट था विच वाज अबाउट द आसियान 5 पॉइंट कंसेंसस। और ये 5 पॉइंट कंसेंसस क्या है आसियान की? फर्स्ट इज एंड टू वायलेंस। ठीक है, सेकेंड इज डायलॉग between the partners, appointment of special envoy. Third is humanitarian assistance by ASEAN. And fourth is special envoy's visit to Myanmar to meet all parties. ठीक है, तो ASEAN is a political and economic organization which was founded in 1967 by 5 Southeast Asian nations, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, Singapore and Thailand are there. This organization works for economic growth and regional stability in the region. और इसीलिए for this regional stability, Myanmar being a regional economic partner, और जो इसके आज का करंट मेंबर है ना, म्यांमार करंटली दी एशियान हैज 10 मेंबर्स, और करंट मेंबर्स में म्यांमार इज आल्सो अ मेंबर। तो दैट इज व्हाई वी दी ASEAN हैज फॉर्म्ड दिस group, this consensus which talks about the peaceful cooperation in Myanmar or peaceful resolution of the crisis which is there happening in Myanmar. ठीक है, ASEAN +3 क्या है और ASEAN +6 क्या है, इसको देख लेना आप। ठीक है, चलो, ASEAN +3 और ASEAN +6 क्या है? ये ASEAN +3 में कौन कौन आएगा? चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। ठीक है, जितने ऑलरेडी मेंबर्स है 10 ASEAN के हो गए। ठीक है, प्लस ये 3 आ गए, और ASEAN +6 इज फर्स्ट इज ASEAN के 10 प्लस ये 3 और प्लस 3 और 3 और में कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये याद रखना है दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ASEAN +6। ठीक है, करंटली इंडिया
is a part of ASEAN plus 6, याद रखना है ये चीज. Then comes the Mekong Ganga cooperation or the Mekong Lansang cooperation, जो अभी हम देखेंगे. पहले Mekong Ganga cooperation क्या है, ठीक है. नवंबर 2000 में हमने ये स्टार्ट किया था. एंड म्यांमार बीइंग अ मेंबर ऑफ मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें इंडिया है एंड 5 आसियान कंट्रीज. और 5 आसियान कंट्रीज में कौन कौन सी है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है. और मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन किस लिए है? टूरिज्म, एजुकेशन, कल्चर, ट्रांसपोर्ट and communication. Done. That's it about Mekong Ganga cooperation. However, there is something more which is known as Mekong Lansang cooperation. तो Mekong Lansang cooperation क्या है? This is a Chinese-led initiative that includes countries of Mekong Delta, ठीक है. जो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये ना फिर बाद में एग्जैक्टली सेम आते हैं एग्जाम में कभी कभी. तो कि ऐसे वर्ड्स को ही प्रेफर करता है एक एग्जामिनर, और जब भी कोई इंसान बना रहा होता है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस थिंग दैट मेकिंग द टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. तो अगर आपको ये समझ आ जाए दैट एक बच्चे को कैसे उसके दिमाग को स्विरल करना है, ठीक है, उसका दिमाग कैसे चकरा जाए, तो दैट इज विद दीज पॉइंट्स, ठीक है. कि मेकॉन्ग का जो डेल्टा है उसमें तो बहुत सारी कंट्रीज होंगी, ठीक है. तो सारी की सारी कंट्रीज आएंगी या नहीं आएंगी, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स जो है यूज करते हैं एग्जामिनर्स. So the issue here is China has built around 10 dams along the upper stretch of this Mekong. Mekong river के upper stretch में China has been building 10 dams, and China has been criticized for the dams which it has been building in Mekong river, ठीक है. तो 10 से ज्यादा डैम्स, और ये मेकॉन्ग रिवर ऐसे फ्लो करती है. यहाँ पे हमारा म्यांमार हो गया, ठीक है. और उसके बाद ये जो है फ्लो करती है ये रिवर बराबर नीचे थ्रू लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, और थाईलैंड. डन. एंड ऑन द अपर रीजन, पहले इट्स चाइना, देन इट्स म्यांमार, देन इट्स लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, ठीक है. मेकॉन्ग जो है वियतनाम के सदर्न मोस्ट पार्ट से गुजरती है, और जहां पे इसका डेल्टा बनता है, ठीक है. और डेल्टा कंट्रीज में इसके कंबोडिया, वियतनाम ही आते हैं, ठीक है. कंबोडिया एंड वियतनाम ही आते हैं. एक बार मैप देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी मेकॉन्ग पे क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी 2 बार, ठीक है. अब मैं साल नहीं बताऊंगा किस साल में पूछा था, बट 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है. शुड देयर बी अ ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्टफोन्स? क्या लगता है आपको, ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए साउथ इन पे या नहीं लगना चाहिए, क्या नाम है इसका, स्मार्टफोन्स पे, स्कूल्स के अंदर, है ना. क्या स्कूल्स के अंदर ब्लैंकेट बैन लगेगा, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके चांसेस हैं ऐसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए सोसाइटी में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए सोशल जस्टिस में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए एथिक्स के पेपर में, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए एसए में, ठीक है. टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, ठीक है. तो क्वेश्चन ना भी आए तो हम ये एग्जांपल लिख सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली यूनेस्को हैज टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट देयर शुड बी अ यूनिवर्सल बैन ऑन द यूसेज ऑफ स्मार्टफोन्स इन स्कूल्स. क्यों ऐसा होना चाहिए? बिकॉज हियर द 2 ऑथर्स
जो यहाँ पे दो एडुकेटर्स है, ठीक है, वन इज द प्रिंसिपल ऑफ माउंट आबू पब्लिक स्कूल एंड सेकंड इज द एडुकेटर विथ एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग करिकुलम डिजाइन एंड स्कूल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड मैनेजमेंट्स। दोनों का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, वन इज सपोर्टिंग दी ban and another is opposing the ban, ठीक है। Why? Because if we see that the basics or the conclusion of this question, if it's asked in UPSC, is that we need to arrive at a consensus on minimum use of mobile phones in the school environment so that a more meaningful learning atmosphere could be maintained in the classroom, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब भी आप इस क्वेश्चन का, इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन का आंसर लिखो, तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट पे इसको कंक्लूड करना है। कैसे? बिकॉज अगर आप देखो तो यूनिवर्सल दिस यूनेस्को हैज टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सल बैन, बट अगर आप बाकी सारी कंट्रीज में देखो, जैसे फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अदर कंट्रीज, वहां पे रेगुलेटेड यूज है, ठीक है। और इंडिया इन इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी is also promoting this thing, that smartphone usage and lot of curriculum is also giving QR codes, कि अगर आपको, जैसे हमारा क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ QR कोड्स। तो हम आपको कोई बुकलेट देते हैं, तो उस बुकलेट का जो वैल्यू एडेड मटेरियल होगा वो अपलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती है ना। तो जो ही वो चीज अपडेट हो जाएगी तो आपके पास एक क्यूआर होगा, आपने बस स्कैन करना है। आपकी जो लिंक होगी, उस क्यूआर बेस्ड जो क्यूआर एम्बेडेड लिंक होगा, वो आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाएगी, एक ऐसे पोर्टल पे या ड्राइव पे लेके जाएगी जहां पे आपको वो मटेरियल मिल जाएगा जो अपडेटेड होगा, जो शायद हम तब अपडेट करें जब जो स्टूडेंट है वो कहीं और हो, हम कहीं और हो, ठीक है। और वो स्टूडेंट तब तक पढ़ता रहे, उसने पहले बेसिक्स कवर किया, उसके बाद उसको एडवांस लेवल पे जाना है, वो कवर किया, उसके बाद उसको करंट अफेयर्स से एनरिच करना है, तो देन ही कैन स्कैन दैट क्यूआर बेस्ड एम्बेडेड लिंक, क्यूआर एम्बेडेड लिंक, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स, है ना। तो नेशनल करिकुलम में भी क्यूआर यूज होते हैं, तो दैट टू मैंडेट्स दिस थिंग दैट देयर शुड बी रेगुलेटेड यूज, है ना। क्यों? बिकॉज साइकोलॉजिस्ट्स हैव बीन पॉइंटिंग आउट दिस थिंग दैट मोबाइल फोन्स आर addictive in nature and they can hinder concentration and social skills, and they can also cause anxiety and mental illness. So that is why UNESCO has been urging governments to put learners first, and the also urges policymakers to draw up child data protection laws, ठीक है। तो चाइल्ड डेटा प्रोटेक्शन इज ऑल्सो वन मोर इशू इन हेयर, ठीक है, कि कैसे आप एक चाइल्ड को यूज करने दे सकते हो फोन जब तक उसको ये ना पता हो कि प्रिवेसी और प्रिवेसी के लाइक नॉर्म्स क्या है, क्या होती है प्रिवेसी। लाइक इफ वी टॉक अबाउट दिस थिंग दैट इन सम डिफरेंट एग्जांपल, अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गुड टच एंड बैड टच, दैट हमारे जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज सेक्स एजुकेशन एंड व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच, है ना। तो जब तक उनको वो चीज पता नहीं होगी, व्हाट इज गुड वेबसाइट एंड व्हाट्स बैड वेबसाइट, एंड what to access and what not to access, to whom to talk and to whom not to talk, that is something which is critical here, है ना। When it comes to the direct interaction with the online world, है ना, internet world। तो however there are issues कि sleep sleep disorder, addiction, low levels and very high and emotional, mental and behavioral issues are there, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये सब इश्यूज हैं जो यहाँ पे ऑथर्स हाईलाइट करते हैं। बट हेयर अगर आप देखो तो ऑथर्स आल्सो प्रोवाइड यू विद समथिंग विच इज मोर ऑफ अ प्रैग्मेटिक इन नेचर, दैट इज कि अगर हम मोबाइल फोन्स को छोड़ के, है ना, लैपटॉप्स या आईपैड से काम करना शुरू कर दें या आईपैड्स प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो दैट विल वर्क मोर बेटर व्हेन इट कम्स टू दी एजुकेशन, ठीक है। प्लस देयर इज एन इशू विच इज हाईलाइटेड एट द लास्ट, जो कल वाले एडिटोरियल में भी था, दैट इट्स नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ स्मार्टफोन डिवाइस, है ना, दिस एक्सेस may raise disparities among students, plus this may also increase the concerns which are related to digital divide, है ना। तो इंटरनेट एक्सेस है भी या नहीं है, इंटरनेट एक्सेस है तो क्या एक्सेसिबिलिटी है डिवाइसेस की, क्या एक जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं लोग, जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से सोसाइटी स्टूडेंट्स आएंगे, क्या उनको ऐसा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा व्हेन देयर विल बी मोबाइल फोन एक्सेस टू एवरीवन इन दैट क्लास, ठीक है। दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू पॉन्डर अपॉन।
न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड बाय रशिया टू यूएस एंड यूरोप, अगर आप देखो तो दिस आयरनी एंड दिस hypocrisy in the western world which has always been highlighted by Dr. Jaishankar is that India is just purchasing oil, and that too which is very 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 less and a fractional amount of what US and Europe is purchasing gas from Russia. And despite of all of this, they are imposing sanctions, and they are forcing India also to impose sanctions against Russia and to stop trade with Russia. And similarly, अगर आप ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, ठीक है, that the nuclear products which were sold by Russia to US and Europe are around in 1.7 billion dollars. ठीक है, तो this is something which we will be using as an argument when it comes to India's stand in India's stand in Russia Ukraine war. ठीक है, चलो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज चाइना में डिफ्लेशन होगा तो वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, और यूएस में इन्फ्लेशन होगा या यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, यूएस की फेडेक्स की मॉनेटरी पॉलिसी में अगर चेंजेस आते हैं तो वो ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट करते हैं। पहले तो हम ये पढ़ेंगे डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम यूएस जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह पे चेंजेस हो रही है। ठीक है, यूएसए में भी चेंज हो रहा है और चाइना में भी चेंज हो रहा है, दोनों की इकोनॉमीज चेंज कर रही है। क्यों, देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ पे सबसे पहली चीज बताई जा रही है दैट व्हाई इज चाइना एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन व्हाइल अदर कंट्रीज आर ग्रैपलिंग विद राइजिंग इन्फ्लेशन। हर जगह अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो चाइना में डिफ्लेशन क्यों, और अगर चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है क्या इसका मतलब ये है कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, क्या ऐसा है मतलब कि चाइना की इकोनॉमी टोटल फ्लैट होने वाली है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है चाइना में, और क्या ये जरूरी है दैट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन विल ऑलवेज पॉइंट आउट टू दिस थिंग कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डिफ्लेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक रिसेशन होगा। क्या ये चीजें सच है या नहीं है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिस्ट्स ऑन दिस थिंग, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहली चीज, कंज्यूमर प्राइसेस इन चाइना हैव डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years। कंज्यूमर प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स के वो डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन, है ना, कि प्रोडक्ट प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, चीजों के दाम जो है नीचे गिर रहे हैं, सिंपल मीनिंग है डिफ्लेशन की। बट अर्लियर दिस वाज समथिंग डिफरेंट। पहले पहले क्या होता था, पहले जब हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करते थे तो इट वाज जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन, एंड मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स डिफ्लेशन। ठीक है, कि मनी सप्लाई देन द राइज इन प्राइसेस। बट करंटली वी आर जस्ट टेकिंग दिस परस्पेक्टिव दैट इज द राइज इन प्राइसेस, है ना। तो व्हाई इज इट अ वरी दैट अगर प्राइसेस, अगर बाहर गुड्स एंड सर्विसेज जो बिक रहे हैं उन, जैसे टमाटर का दाम बहुत ही ऊपर चला गया, व्हाई इज इट अ कंसर्न। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि इसकी वजह से बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स है, बाकी फूड प्रोडक्ट्स है, उन पे क्या असर पड़ेगा। कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल। ठीक है, ओपन मार्केट सेल फॉर सम प्रोडक्ट्स लाइक राइस एंड व्हीट टू कर्ब द फूड इन्फ्लेशन, है ना। तो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मेनी इकोनॉमिस्ट्स बिलीव that the deflation is a sign of falling demand for goods and services which could lead to a slowdown in the economic growth। एक्चुअल में डिफ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। डिमांड क्या कम हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो दैट विल लीड टू प्राइसेस डिक्रीजिंग। क्योंकि डिमांड कम होने से क्या होगा, जो मार्केट में सरप्लस सप्लाई है वो बचती जाएगी, और मार्केट में प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट कल तक 100 रुपए का बिक रहा था, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड थी मार्केट में, वही प्रोडक्ट अब लोग जो है कम प्रॉफिट पे बेचेंगे, वो उसको 95 पे बेचेंगे, दैट इज डिफ्लेशन। और कल को वो प्रॉफिट भी नहीं कमाएंगे क्योंकि अब उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो वो 90 में बेचेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उनको वो 90 भी नहीं मिलेगा और वो उसको लॉस पे बेचना शुरू करेंगे 80s में, और 80 के बाद 70 में, फिर 60 में, और फिर ऐसे करते 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 वो इतना नीचे आ जाएंगे इसके प्राइसेस में कि दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज डिप्रेशन, और दिस विल लीड टू रिसेशन। तो क्या ये सच है दैट
प्राइसेस का डिक्रीज करना, इससे क्या होगा कि रिसेशन आएगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब तक प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हैं, जो ही प्राइसेस डिक्रीज किए किसी प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल सोने का दाम कम हो गया है ना, तो लोग जल्दी जाके सोना नहीं खरीदेंगे। मे बी सोने के साथ ऐसा हो जाए कि खरीद लें, बट अगर वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्रीज में जो लगने वाली मशीन्स है, आयरन एंड स्टील का दाम कम होने लग जाए, तो लोग क्या करेंगे? दे विल वेट एंड दे विल पोस्टपोन दियर डिमांड। वो तब तक पोस्टपोन करते जाएंगे जब तक इसका प्राइस लोवेस्ट ना चला जाए। ठीक है, जो ही लोवेस्ट चला जाएगा तो वो जाके खरीद लेंगे। दिस विल देयरफॉर अ सर्टेन डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, है ना, बिकॉज द डिफ्लेशन कैन लीड टू बिजनेस लॉसेस एंड लोअर ग्रोथ एट द कॉस्ट रिमेन स्टिकी। क्योंकि जो आपका जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जो अग्रीएबल प्राइस है बिटवीन बायर एंड सेलर, है ना, जो इनके बीच में अग्रीमेंट हो रहा है एक प्राइस पे, जिसपे एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, वो प्राइस अगर डिक्रीज होता गया तो बिजनेसेस जो है वो लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट। हाउएवर, ये कुछ इकोनॉमिस्ट्स का पर्सपेक्टिव है, बट बाकी इकोनॉमिस्ट्स का पर्सपेक्टिव ये है कि डिफ्लेशन एक प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जापान की इकोनॉमी देखो तो वहां पे भी बहुत टाइम से, डिस्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशन, डिस्पाइट ऑफ द डिफ्लेशन, द ग्रोथ इज स्टिल देयर इन रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में जो है, रियल पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ देखने को मिला है डिस्पाइट ऑफ द डिफ्लेशन। क्यों? बिकॉज डिफ्लेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन सरप्लस, और गुड्स एंड सर्विसेज जो है अगर सरप्लस में है तो उससे क्या हो रहा है? ठीक है, दी सरप्लस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आउटपेसिंग द रेट ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज गुड फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, डिफ्लेशन भी है, सप्लाई भी ज्यादा है, और उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे केस क्या है, चाइना का केस क्या है? तो डिफ्लेशन with respect to China, why is China experiencing deflation? Because China is experiencing deflation at a time when People's Bank of China or the Chinese Central Bank continues to keep interest rates lower to boost the demand in the economy. ठीक है, जबकि बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स जो है, चाहे वो यूएस का सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो इंडिया का सेंट्रल बैंक हो, दे आर टाइटनिंग दी पॉलिसी। क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन होगा, पहला डेफिनेशन क्या बोला मैंने? दैट मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन होगा, तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करने से क्या होगा? डिफ्लेशन होगा। तो मनी सप्लाई को डिक्रीज कहाँ किया जाता है? व्हेन वी टाइटन दी मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हैं, व्हेन वी अडॉप्ट अ हॉकिश मॉनेटरी स्टैंड। ठीक है, तो ये देख लेना, अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी डिफाइन किया था हॉकिश एंड डोविश स्टांस। ठीक है, तो इसको देखो। ठीक है, हॉकिश मॉनेटरी स्टैंड। ठीक है, और जब भी इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट्स हॉकिश मॉनेटरी स्टैंड अडॉप्ट करेंगे फॉर कर्बिंग दी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। हाउएवर, चाइना में क्या हो रहा है? चाइनीज पीपल्स बैंक इज इंक्रीजिंग और इज ऑन डिक्रीजिंग दी इंटरेस्ट रेट्स, इट्स इंक्रीजिंग दी मनी सप्लाई इन इट्स मार्केट। बिकॉज अगर आप देखो तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, बाकी सारे जो सेंट्रल बैंक्स है वो क्यों टाइट कर रहे थे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी? क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था। कब? कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद। ठीक है, तो दिस चाइनीज इकोनॉमी हैज बीन फेसिंग अ टर्मोइल इवन बिफोर द पैंडेमिक। पैंडेमिक से पहले ही टर्मोइल चल रहा था, और अभी भी द डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स इन चाइनीज इकोनॉमी is a cause of concern when we talk about the economic revival of the Chinese economy. ठीक है, so this can involve a fall in broader prices also, and this can also lead to misallocation of resources when it comes to Chinese economy, और इसीलिए ये cause of concern बन रहा है यहाँ पे, और इसीलिए there is this topic जो आपके न्यूज़पेपर में आया है इस बार। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट इकोनॉमी में अगर एक चीज है तो दूसरी चीज भी सेट हो जाएगी। ठीक है,
थोड़ा बहुत देर इज सम सब्जेक्टिविटी ऑलवेज देयर, और उस सब्जेक्टिविटी को समझना जरूरी है। दैट इज वाई इस ऑथर ने यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट्स का पर्सपेक्टिव दिया है, एक और दो, ठीक है। जापान का भी केस स्टडी दिया है और बाकी सारी कंट्रीज का भी केस स्टडी दिया है, ठीक है। विल दी फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट द डेवलपिंग कंट्री डेट? व्हाट इज दिस अबाउट? दिस इज अबाउट यूएस फेडरल फंड्स का रेट, दैट इज यूएस का फेडरल रिजर्व जो है वो जब पॉलिसी चेंज करता है, वो जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है, तो देन हाउ इट इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि अब अगर फेडरल फंड रेट इंक्रीज होता है तो हाउ विल इट इम्पैक्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस फेडरल फंड इंक्रीज? तो एक्चुअली में अभी क्या हुआ है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग हुई थी यूएस में, और उन्होंने सोचा है दैट 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट में। और उससे क्या होगा, explained that the decision was aimed at reducing inflation to 2%, ठीक है। इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना है और 2% पे लेके आना है इन्फ्लेशन को। ये किसने बोला है? ये प्रेसिडेंट ने बोला है, जो फेडरल रिजर्व का प्रेसिडेंट है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएसए, जेरोम पोवेल। अब क्या स्टांस है ये है हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस से टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, ठीक है। और ऊपर चाइना में क्या हो रहा है, वहां पे डिफ्लेशन हो रहा है, और डिफ्लेशन होने के साथ साथ चाइनीज दिस इकोनॉमी is going for more monetary supply, more money supply, increasing the money supply, ठीक है। दो चीजें समझनी है, the Chinese bank is reducing the interest rates to boost the domestic demand, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो the इंटरेस्ट रेट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द फेडरल रिजर्व फंड रेट? अभी कितना है, 5.25 टू 5.5%। दिस प्लेज अ क्रूशल रोल फॉर द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जहां जितना वहां पे इंटरेस्ट रेट होगा उसी हिसाब से वहां पे लैंडिंग रेट होगा, लैंडिंग रेट सेट होगा वहां पे, तो वहां से जो पैसा आएगा वो बाकी सारे कंट्रीज, बाकी सारे वर्ल्ड में जो डेट सर्विसिंग का कंसर्न है या जो डेट रेजिंग का कंसर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को लोन लेना है, ठीक है, बाहर से उठाना है लोन, इंडिया की कोई कॉरपोरेशन, इंडिया की कोई कंपनी है जिसको बाहर से लोन उठाना है, ठीक है, किसी और कंपनी से, या कोई बाहर का इन्वेस्टर है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अगर उसको वहीं पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा महंगी मिल रही है, वहां से लोन ज्यादा महंगा मिल रहा है, ठीक है, वहां पे लोन महंगा मिल रहा है, वहां पे डॉलर की सप्लाई नहीं है, तो वो यहाँ इन्वेस्ट क्या करेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कोई कंपनी या पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट पब्लिक बोरिंग्स कर रही है, या गवर्नमेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर रही है ना, तो जितना भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होगा हमारा, उसका कॉस्ट, डेट सर्विसिंग का कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा डॉलर महंगा होता जाएगा और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता जाएगा, रुपी का वैल्यू गिरेगा, ठीक है। और दिस विल लीड टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, बिकॉज इसके साथ साथ बस इतना नहीं है दैट द डॉलर इज इंक्रीजिंग, ये बस इतना कंसर्न नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग, देयर इज अनहेज्ड डॉलर डेट। जो डॉलर का सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में, जो ही डॉलर का सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में, क्यों सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर डिक्रीजिंग देयर मनी सप्लाई, तो डॉलर का मनी सप्लाई कम हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कम आ गया, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कम आ गया तो जो लोग ऑलरेडी डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, डॉलर का डिमांड उतना ही रहेगा बट सप्लाई कम होगा, और डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा और डॉलर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो हमने ऑलरेडी डॉलर में डेट ले रखा है, अगर वो हेज नहीं किया हुआ है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट पहले से सेट नहीं है, अगर उसका एक्सचेंज रेट पहले से सेट नहीं है, दैट कैन पोज सीरियस थ्रेट्स टू द कॉर्पोरेशंस, बिकॉज अब उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले उनने डॉलर के अगेंस्ट में लोन क्रिएट किया था बहुत कम रेट पे, अभी उनको डॉलर पे करना है वापस तो उनको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तब जाकर वो डॉलर पे करेंगे वापस, ठीक है। तो दिस
will the rate hike impact corporates? Yes, it will impact corporates because अगर आप देखो तो private non guaranteed debt of the corporations is higher, है ना? तो जितना भी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ने डेट ले रखा है, नॉन गारंटीड डेट, वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले थे या इन्वेस्ट कर चुके हैं, मे अबैंडन देयर गवर्नमेंट सर्विसेज इन डेवलपिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, और वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज में। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे ऑलरेडी पैसा महंगा मिल रहा है, वहां पे उनको डॉलर जो है महंगा मिल रहा है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो वो भी चीज देखनी है, और उसकी वजह से अब इफेक्ट आएगा किस पे? क्लाइमेट गोल्स पे, क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाएंगे, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आ जाएंगे। तो दैट इज वाई दिस लाइन हैज बीन सेड, ठीक है, कि कोई भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाहे उससे बड़ी से बड़ी वॉल आप बना दो, चाहे आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाओ या उससे बड़ी कोई वॉल बना दो, नेवर कैन अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना रेजिस्ट द पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस विच आर देयर इन द यूएस फेडरल पॉलिसी, ठीक है? सो दिस मे इम्पैक्ट द हेल्थ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, climate vulnerabilities and weather events, plus the contingency financing has to be there now। और ये सारी चीजें तो इम्पैक्ट हो ही जाएंगी। हमें क्या करना चाहिए था? नाउ वी शुड कंसिडर कंटिजेंसी फाइनेंसिंग फॉर दोज कंट्रीज विच आर नीडी कंट्रीज, जिनको फाइनेंसिस की सख्त जरूरत है, उनके लिए कंटिजेंसी फाइनेंसिंग, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ फंड हैज टू बी क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ठीक है, फॉर कंटिजेंसी फाइनेंसिंग, ठीक है, ताकि उन लोगों को पैसा दिया जाए, लोन दिया जाए, जिनका ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है और उनके कंसर्न्स बहुत ज्यादा है, चाहे वो पॉवर्टी का कंसर्न हो, वो हंगर का कंसर्न हो, या वो कोई क्लाइमेट चेंज का कंसर्न हो, तो उनके लिए ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है? मूविंग अहेड, इंडिया जापान स्टडीइंग वेज टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद श्रीलंका। तो क्या करेंगे ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद श्रीलंका? दिस इज हाईलाइटेड हियर, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, जो 2019 में श्रीलंका ने वापस ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे गोटाबया राजपक्सा की गवर्नमेंट थी, ठीक है? तो उनने बोला कि नहीं जी, हम ये डील ना कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअल में डील थी इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल हमें बनाना था वहां पे। एमओयू साइन हो गया था, $500 मिलियन का एमओयू था, और वो साइन हो चुका था, ठीक है? इसके साथ साथ जापानीज रेल, है ना, जापानीज फंडेड लाइट रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भी था, जो उस टाइम पे जापान को बनाना था, इंडिया को टर्मिनल और पोर्ट टर्मिनल डेवलप करना था, जापान को रेलवे बनाना था। बट उस टाइम पे ये उन्होंने वापस ले लिया डील, और उसके बाद बातें चल रही थी उनकी चाइना के साथ, बट उसके बाद उन्होंने चाइना को भी नहीं दिया। और अभी अगर आपको याद होगा, जून में रानिल विक्रमसिंघे आए थे इंडिया, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिले, एंड नाउ दी प्लान्स फॉर रिवाइवल ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर अंडर वे, ठीक है? और दे आर एक्सप्लोरिंग a new sort of cooperation between India and Japan to have a view, और इंडिया एंड जापान का ये व्यू है भी, दैट देयर शुड बी फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, और उसमें दिस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट विल प्ले अ मैसिव रोल, ठीक है? क्योंकि चाइना का जो है थोड़ा सा डोमिनेंस कम हो जाएगा इसके बाद। और ये क्या प्रोजेक्ट है? ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, ठीक है? तो 2019 में एमओयू साइन हुआ था, ये पॉइंट याद रखना आप। और एमओयू में क्या था? दैट इज डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल, ठीक है? तो ये जॉइंट वेंचर था, ठीक है? And the MOU did not mention the East Container Terminal. Nevertheless, India and Sri Lanka had already been in discussion for the development and operation of this terminal. अब इसमें challenges ये थे that India and Sri Lanka have seemingly friendly ties, but and cultural affinity and people-to-people contacts. But the problem here is that the relationship is complex between India and Sri Lanka, क्योंकि यहाँ पे सिन्हाला एंड बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, जिनका ओपिनियन ये है, विच इज लेयर्ड विद द मेमोरी ऑफ इंडियन इंटरवेंशन इन श्रीलंकन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था वहां पे? दैट इज द LTTE, ठीक है? सिन्हाला बुद्धिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे चल रहा है, अभी आपने देखा था 13th अमेंडमेंट ऑल्सो, ठीक है? प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस हैं उनको पावर डिवॉल्व करना, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस हो, ठीक है, वो सारी चीजें, और वो सारे कंटेंशियस पॉइंट्स है यहाँ पे।
हाउएवर इंडिया एंड जापान ने जो एमओयू साइन किया था, तो जापान को करना क्या था उस टाइम पे, एक तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में डेवलपमेंट करना था, प्लस वहां पे रेलवे डेवलपमेंट करना था, जो एडिटोरियल में मेंशन्ड है। अभी देखते हैं इस प्रोजेक्ट पे कितना काम होता है, बिकॉज जब दी विक्रम सिंह रणनील विक्रम सिंह वेंट बैक होम, तो उस टाइम के बाद श्रीलंकन पब्लिक में देयर वाज दिस क्रिटिसिज्म अबाउट दी कमिटमेंट्स विच आर देयर हैपेंड, और 13th अमेंडमेंट को वापस इंप्लीमेंट करना और पावर डिवोल्यूशन करना प्रोविंसेस को, उसमें भी क्रिटिसिज्म हुआ था इन द श्रीलंकन लोकल न्यूज़पेपर्स एंड श्रीलंकन लोकल मीडिया एंड श्रीलंकन पब्लिक। नाउ लेट्स वेट फॉर दिस थिंग दैट व्हाट आर द की पॉइंट्स। अभी एक या दो दिन में, कल या परसों, एडिटोरियल आ जाएगा अबाउट एंटायर इंडिया श्रीलंका करंट डायमेंशंस। ठीक है, तो उस एडिटोरियल से हमें समझ आ जाएगा, तो ज्यादा हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को उस टाइम पे हम स्टार्ट से लेके एंड तक खत्म करेंगे, और जो उस टाइम का एडिटोरियल होगा उसमें भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिलीव माई वर्ड्स, एडिटोरियल आएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और नहीं भी आता है तो मुझे पता है, मुझे कराना है। ठीक है, वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयज हवाईयन टाउन। ठीक है, हवाई कहाँ पे है आइलैंड, इसको अपने एटलस पे मार्क करो। ठीक है, दैट इज योर टास्क फॉर द डे। देन कम्स दी अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब स्टार्ट हुई थी और क्यों स्टार्ट हुई थी? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय 8 साउथ एशियन अमेरिकन कंट्रीज। 8 साउथ एशियन अमेरिकन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है? 8 साउथ एशियन अमेरिकन कंट्रीज जो एसीटीओ में है। एक्चुअल में ये एसीटीओ जो है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर ब्राजील। This was the meetings are particularly hosted by Brazil। ठीक है, तो इसमें बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, सुरिनाम एंड वेनेजुएला। ठीक है, तो दिस प्रोवाइड्स अ मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, जहां पे डच, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस जो है इन कंट्रीज की लैंग्वेजेस है, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश बोली जाती है। ठीक है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर the international organizations is particularly for the safeguards of Amazon basin and to facilitate the development and the sustainability and the sustainable development through international collaboration, and that's it। और यही पॉइंट है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है मैप पे एक बार देख लेना। दैट इज ऑल यू हैव टू डू फॉर द डे। I wish you all the best for the day ahead. Have a good day ahead. And if you have any doubts, this is the number you can contact me on 9031036712. You can contact me on, you connect to us, we will help you in UPSC preparations। ठीक है, if it's your clearing of फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स, आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, सोर्स का करेक्शन, कौन सा सोर्स लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, आंसर राइटिंग अगर आप खुद से कर रहे हो या करना चाहते हो, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम्स भी है। वी कैन गाइड यू विदाउट ज्वाइनिंग एनी प्रोग्राम ऑल्सो। यू कैन कम टू अस एंड हैव अ वन-on-one mentorship session from the members of our mentorship team। तो आप बैठ सकते हो मेंटोर के साथ, मेरे साथ बैठ सकते हो। You come to me and we will have a chat about your UPSC preparations, whether you are targeting 2023 mains, 2024 UPSC prelims and mains, or you are targeting 2025। ठीक है, या उससे आगे की अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तब भी यू कैन कनेक्ट मी on this number and we will guide you with the best and the best advices in the industry we have।